नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया न्यूज एट 8 के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की, जहां बाढ़ बारिश से कई इलाके बेहाल हैं। आपको सबसे पहले जूनागढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां ओजत नदी में आए उफान से जिंदगी पटरी से उतर गई है। जूनागढ़ के कई हिस्से जल भराव से परेशान हैं। मनावदर का माटियाना गांव पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। सड़कें समंदर यहां पर बन चुकी हैं। इस गांव से पिछले 5 दिनों से संपर्क टूटा हुआ है। इसके अलावा बालागाम, अंबालिया, पडरी, बामनसगाम, घेड़े में भी ओजत नदी उफान पर है और उसका असर इन तमाम इलाकों में दिखाई दे रहा है। ड्रोन शॉट्स आप इस समय देख रहे हैं, यानी कि आसमान से तस्वीरें ली गई हैं और इन आसमान से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन इलाकों का चप्पा चप्पा पानी में है। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। जीना मुहाल लोगों का यहां पर हो गया है। और सबसे अहम बात यह कि 5 दिनों से इस गांव से संपर्क टूटा हुआ है। इन लोगों तक, जो लोग यहां पर फंसे हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। जूनागढ़ का हाल आपने देखा और अब आपको कच्छ की तस्वीर दिखाते हैं। कच्छ में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। भारी बारिश के कारण संघाना नदी में बाढ़ आ गई है। इससे बेहद दर्दनाक हादसा भी हुआ। बाढ़ की चपेट में आने से कच्छ में कई मवेशी नदी में बह गए। फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। बचाव टीम नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। नावें उतार दी गई हैं जिससे कि कहीं अगर कोई फंसा है, किसी को जरूरत है, तो उसकी तुरंत मदद की जा सके। पानी ने किस हद तक तबाही मचाई है, इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से आप लगा सकते हैं। घरों में तो पानी घुसा ही हुआ है, लोग वहां पर परेशान हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर भी पानी के इस प्रहार से नहीं बच पाए हैं। सरकारी दफ्तरों के अंदर भी पानी घुस गया है। घुटनों तक पानी है, कहीं पर कहीं उससे भी ऊपर। सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल लोक परीक्षा विधेयक पारित होगा है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। परीक्षा की लागत सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी अगर वो दोषी पाया जाता है। अहम बात यह भी है, उसे 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट तक कर दिया जाएगा। तो कड़े प्रावधान किए गए हैं और यह बिल ऐसे समय में आया है जब देश में पेपर लीक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सड़क से संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि केंद्र सरकार भी इसको रोकने के लिए एक बिल लेकर आई थी, उसमें भी कड़े प्रावधान किए गए थे। बैठ करके सुनते, अगर हमने सदन में बताया है कि पिछले काफी दिनों से इस तरह की जो लोक परीक्षाओं में कदाचार या अनुचित साधन का उपयोग होता है, इसके विरुद्ध सख्त कानून बनाने की जरूरत थी। और जो केंद्र सरकार ने फरवरी में कानून बनाया, जिसे जुलाई से लागू कर दिया गया है, वैसे तत्व जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कानून बनाया है। कई मामलों में जो सेवा प्रदाता हैं, यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है, 10 साल तक कैद की सजा है। इसलिए ये सख्त कानून बनाया गया है। विपक्ष की परिभाषा बदल गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तो विरोध करो। अगर पेपर लीक पर भी कोई वॉकआउट करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर बिहार को इतना पैकेज मिले, उसको भी कल तक यही लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर राहुल गांधी हैं जो मीडिया में रहने के लिए झूठ बोलते हैं।
उन्होंने आकर के पहले बयान दे दिया किसानों की अंदर नहीं जाएगा, उसी समय पास आ गया। खबर नेपाल में हुए विमान हादसे की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई। ये प्लेन क्रैश काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो गई। उड़ान भरने के कुछ क्षणों के बाद यह हादसा हुआ। प्लेन क्रैश होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शौर्य एयरलाइंस का यह प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब नेपाल में ऐसा विमान हादसा हुआ है। इससे भी भयानक हादसे विमानों के नेपाल देख चुका है, दुनिया देख चुकी है। कुछ जो बड़े हादसे हुए थे उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हादसा 28 सितंबर 1992 का था। लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ। 167 मौतें हुई थी। अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। 4 मार्च 2015 को क्रैश लैंडिंग हुई, कोई हताहत नहीं हुआ इसमें। 12 मार्च 2018 को लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ। 49 लोगों की मौत तब हुई थी इस विमान हादसे में। इसके अलावा 28 अगस्त 2018 को भी एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। 51 लोगों की मौत इसमें हो गई थी। 5 जनवरी 2023 यानी कि पिछले साल ये बड़ा विमान हादसा हुआ था। पोखरा के पास विमान गिर गया था और इस हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि एक लंबा सिलसिला है विमान हादसों का नेपाल में, और इसको लेकर जब तब सवाल उठते रहे हैं। सवाल नेपाल की हवाई पट्टियों पर उठते रहे हैं, यानी कि जो एयरपोर्ट रनवे होता है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। एरोप्लेन्स की कंडीशंस पर सवाल उठते रहे हैं। वहां की जो पूरी उड्डयन व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये विमानों का सिलसिला, हादसों का सिलसिला रुका नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसान मजदूर संघ और संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलने आज संसद भवन पहुंचा। पहले इन किसानों को एंट्री नहीं मिली, जिसके चलते राहुल गांधी उनसे मिलने बाहर आ गए। बाद में किसान नेताओं को एंट्री मिली और उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी मांगों पर चर्चा की। किसान नेताओं ने एमएसपी गारंटी कानून और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी है। में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। हमारे साथ, पूरे देश के साथ विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने एक कमिटमेंट की थी अपने चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। देश के लोगों को एक उम्मीद थी, वही बात लेकर हम पूरा दोनों फोरमों की तरफ से इनके पास आए थे। इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि हम हर हाल में इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का प्रयास करेंगे। यहीं तक नहीं, हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करवाया जाए, हल करवाया जाए, वो हम करवाएंगे। दूसरी बात, जिन अधिकारियों ने हमें बॉर्डर पर रोका और जिन्होंने हमारे पर गोली चलाए, 433 किसान जख्मी कर दिए और जहरीली गैसें फेंकी, उनको सम्मान करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा, उसको भी हमने उनके सामने रखा। अभी देश की आजादी के बाद जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो जनरल डायर को अंग्रेज सरकार ने सम्मान किया। पहली बार भारतीय सरकार जो किसान मजदूर के ऊपर जुल्म हो रहा, उस अधिकारी को सम्मान करने जा रहे, इनको रोका जाना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया हमें भी हम ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे। तो किसानों के मुद्दे पर एक तरफ देश में सियासी मोर्चाबंदी दिखाई दे रही है, उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं उनके आंदोलन, उनके दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां भी दिखती हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हों। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से एक हफ्ते में कमेटी के लिए नामों के सुझाव मांगे हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर के खोलने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और इस पर और ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव।
शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी जैसी स्थिति इस समय वहां पर है, जो ब्लॉकेज वहां पर है वो अभी बना रहेगा 1 हफ्ते तक। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो इस मामले में एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करेगा जो इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश करे, किसानों से जाकर बात करे, सरकार और जो हितधारक हैं बाकी स्टेक होल्डर हैं उनसे जाकर बात करें और इस मामले का समाधान निकालें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से नेशनल हाईवे जो है उसको ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार को भी नसीहत दी है कि वो जो है किसानों से बातचीत करे। ऐसा लगता है जैसे भरोसे की दोनों पक्षों में कमी है, ये जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और ये भी कहा है कि सरकार जो है वो इस समाधान निकालने के लिए इस मुद्दे का वो आगे बढ़ें। अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं तो उनसे जाकर बात की जा सकती है। सरकार ने पहले मंत्री भी भेजे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वो इस मामले में एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों को कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर कमेटी में कौन कौन सदस्य हों उनकी नामों के सुझाव सुप्रीम कोर्ट को दें। 1 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो असुविधा लोगों को हो रही है उससे वो भी चिंतित हैं, लेकिन 500-600 प्रदर्शनकारी अभी भी बॉर्डर पर मौजूद हैं और उन्होंने जो टैंकर हैं, जो ट्रॉली हैं, जो जेसीबी हैं, उनको वार टैंक जैसा बना दिया है। और ऐसे में हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पर इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है लेकिन वो आते नहीं हैं, कोई भी पक्ष हाई कोर्ट नहीं गया। तो ये तमाम दिक्कतें हैं और जिस तरीके से वहाँ पर हालात हैं, वार टैंक जैसे हालात वहाँ पर पैदा हो गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है सरकार की बातों से कि भरोसे की कमी इस मुद्दे पर है। पंजाब सरकार ने कहा उसे आर्थिक घाटा हो रहा है, अनिश्चित काल तक के लिए इस तरह बॉर्डर बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा सरकार के विवाद के बीच में नहीं पड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि हालात और ख़राब ना हो, समाधान होना चाहिए। इसलिए अब एक्सपर्ट कमेटी के गठन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई होगी। तब तक स्टेटस को यानी यथास्थिति वहाँ पर बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है, क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं? तो बस स्कैन कीजिए ये QR कोड और भेज दीजिए अपना जवाब। दरअसल इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार पर रहा है। इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को 1 महीने तक का वेतन सरकार की तरफ से दिए जाने की व्यवस्था भी होगी। ऐसे में सवाल यही है, क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं? हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। और अब खबर और बड़ी खबर हर आयकर दाता से जुड़ी हुई। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि नई इनकम टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उसकी वजह से करदाताओं को 17,500 रुपए तक की बचत होगी, जबकि सरकार को 25 से 27,000 करोड़ तक का राजस्व नुकसान होगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा पुरानी टैक्स को खत्म करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोगों को सलाह दी और ये सबसे अहम बात है उनके इस इंटरव्यू में, वो ये कि 31 जुलाई तक हर हाल में हर टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दे, क्योंकि किसी भी हालत में इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख नहीं बढ़ेगी। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि 31 तारीख के बाद कुछ और दिनों की रियायत मिल जाएगी, लेकिन राजस्व सचिव ने 2 टूक कह दिया है
कोई रियायत नहीं होगी इस बार। इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई अहम संशोधन और बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक प्रस्ताव जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो आम लोगों से जुड़ा है। ये न्यू टैक्स रेजिम में आपने टैक्स स्लैब्स में जो रिस्ट्रक्चरिंग की है, इसके पीछे सोच क्या है और इसका कितना असर पड़ेगा आपके रेवेन्यू कलेक्शन पे? जी, तो बिल्कुल जो आपको जैसा कि मालूम है, आज जब कि लगभग 4 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न हमारे को प्राप्त हो चुके हैं पिछले वर्ष के 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। ये अच्छा मौका है कि मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि 31 जुलाई की जो अंतिम तिथि उनके लिए है, उसको ध्यान में रखते हुए वे शीघ्र अपना आयकर विवरण रिटर्न प्रस्तुत करें और 31 जुलाई की वेट न करें, क्योंकि इसके अंदर में कोई आगे हम इसकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पिछले 2 वर्षों में भी नहीं की है। बहरहाल, आपके प्रश्न की ओर आते हुए ये खुशी है मुझे बताते हुए कि करीबन 69% लोग पिछले वर्ष नई प्रणाली के साथ में जुड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव एक ही वर्ष में, क्योंकि उससे पहले करीब करीब नगण्य ही व्यक्ति नई टैक्स प्रणाली के साथ में जुड़े थे। यदि कोई वेतन भोगी है तो उसको नई टैक्स प्रणाली में 17,500 रुपये तक का सेवा की बचत इन बदलावों से हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है, पर इसकी वजह से कितना राजस्व का नुकसान होगा? क्योंकि आपने ये जो कहा लगभग हमारा जो राजस्व का नुकसान है 25,000 करोड़ के लगभग, इससे राजस्व का हमारा नुकसान होगा। और पुरानी टैक्स रेजिम को लेकर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि आपने उसको टच नहीं किया है पिछले 2-3 बजट में, उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे क्या सोचा है आपने उसके लिए? क्योंकि अभी एक बड़ा तबका है टैक्स पेयर्स का जो पुरानी टैक्स रेजिम के साथ है। जो पुरानी जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसको ख़त्म करने का कोई प्रस्ताव हमारा आज के दिन में या कोई डेट उसके बारे में कोई हमारी नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो सरलीकृत योजना है जिसमें टैक्स की दरें भी कम है, उसका लाभ अधिक से अधिक टैक्स पेयर्स उठाएं।